क्या बात है, 3.2 भी खत्म हो गई है और अब हम आ गए हैं 3.3 से पहले बुक में क्या लिखा है समझने के लिए साथ में। कैसे हो दोस्त? हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3.3 शुरू करने से पहले जो भी एनसीईआरटी में दिया है उसको अच्छे से साथ में बैठ के डिस्कस करेंगे। देखो, आपको अच्छे से पता है, जी हाँ, आप बन रहे हैं फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। खुद करने की कोशिश करने में क्या मजा आ रहा है ये आपके फीडबैक ने मुझे बता दिया है। आपने पहला एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, दोनों से पहले जो बुक कहती है कि सेक्शन में पढ़ा और फिर खुद किया, तो जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है वो आज तक नहीं आया था। मानते हैं ना आप इस बात को? यस। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको बस जल्दी से बता दूं कि इमेजिनेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए स्पीकिंग चॉक्स की ऐप पे जाके इमेजिनेशन बिल्डर सुनिए ताकि आप खुद इमेजिन कर सकें। जो आप चीज खुद इमेजिन करते हैं वो कभी नहीं भूलते। जी हाँ, उसके बाद लाइव क्लास में अगर आपको यहां पे लगे कि भाई बुक कहती है को मैंने बहुत खूबसूरती के साथ आपके साथ मिलकर डिस्कस किया, लेकिन और भी कुछ बाकी है, तो चिंता मत करिए। जी हाँ, लाइव क्लास में सब कुछ मिलेगा। सब कुछ बोले तो सब कुछ मिलेगा, आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं आशा विद अभी। अब सब समझ आएगा। यस, और मैं अभिषेक, आप मुझे बोलते हैं एबी, अभिषेक भैया, ठीक है? मैं आपको बोलूंगा दोस्त। तो ये होगा आपका लाइव क्लास मंडे टू फ्राइडे मेरे साथ रोज शाम को 6:30 से 8, और बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 5 से 6:30। तो 5 से 8 आप बुक रहेंगे स्पीकिंग चॉक्स के साथ। बहुत मजा आएगा, उसमें आप सब कुछ करेंगे। और सेल्फ प्रैक्टिस, जी हाँ, सेल्फ इमेजिनेशन, सेल्फ प्रैक्टिस, मेन शब्द है सेल्फ। आपको अगर इंडिपेंडेंट बनना है तो खुद कुछ करना होगा, और हम आपको सिखाएंगे कैसे किया जाता है सब कुछ खुद। यस, किसी की जरूरत नहीं है आपको, किसी की जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है आपको। आप खुद सक्षम हैं। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एनकरेज कर रहा हूं कि भाई शुरू करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? तो ये हुई बात, और अब हम शुरू करने वाले हैं 3.3 से पहले बुक कहती है का सेक्शन। देखते हैं क्या कहती है ये बुक, ठीक है? तो बुक क्या कहती है शुरू करूं उससे पहले मैं बता दूं कि अभी तक हम पढ़ चुके हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एंड उसके बाद हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अब हमको आ गया है 3.3.2 में एलिमिनेशन मेथड। तो भाई एलिमिनेशन मेथड नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज को एलिमिनेट किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। सब्स्टिट्यूट में एक की जगह दूसरी चीज को लाया गया था। काफी क्लोज है, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं इसकी, जब मैंने इसको देखा तो मुझे तो बस यही की समझ में आई बात कि 9th में हमें सिखाया गया था हाउ टू डील विद लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। 9th में हमें ये सिखाया गया था, और 10th में ये सिखाया जा रहा है कि जब 2 वेरिएबल आ जाए तो उसे कैसे कन्वर्ट कर लो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए मैं आपको बताता हूं। ग्राफिकल मेथड में क्या किया आपने, 2 इक्वेशन दी हुई थी 2 वेरिएबल की, उसमें आपने एक x लिया और एक को y को x की फॉर्म में लिखा था कि नहीं लिखा था? लिखा था। x की वैल्यू डाल के आपने y की वैल्यू निकाली, एक इक्वेशन की एक लाइन बनाई, दूसरे इक्वेशन की एक लाइन बनाई। चलिए, उसमें तो फिर भी आपने दोनों वेरिएबल का इस्तेमाल किया था। सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या किया अलजेब्रिक मेथड में? एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया, फिर सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया उसको, और आंसर निकाल लिया, और काम बन गया। एलिमिनेशन में क्या करने वाले मैं आपको बताऊं, एलिमिनेट कर देंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। जब एलिमिनेट कर दोगे एक वेरिएबल को, x या y में से किसी एक को हटा दोगे किसी भी तरीके से, तो जो बचेगा वो बचेगी सिंगल वेरिएबल इक्वेशन, उसे सॉल्व कर लेंगे। जब आंसर आ जाएगा तो इसकी वैल्यू डाल देंगे किसी भी इक्वेशन में और दूसरे वेरिएबल को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये है एलिमिनेशन मेथड। कितनी खूबसूरती से बुक में लिखा है, अनदर मेथड ऑफ एलिमिनेटिंग, दिस इज मोर कन्वीनियंट। इनको कन्वीनियंस की बहुत चिंता है हमारी। देखो, बुक को ऐसे पढ़ा करो, किसी ने लिखी है आपको दिमाग में रख के, और जिसने लिखी है ना ये बुक, जिन्होंने लिखी है, जिसने क्यों बोल रहा हूं मैं, जिन महान दिग्गजों ने ये बुक लिखी है, प्रभु आप बुक के पहले देखिए, सारी लिस्ट है जिन प्रोफेसर्स ने ये बुक लिखी है। मैं क्या बोलूं, कितने समझदार लोग, कितना ह्यूमन सेंट्रिक, कितने स्टूडेंट सेंट्रिक विचार है उनके, कितनी सोच कितनी क्लियर है। आई एम रियली, मतलब मैं कौन होता हूं इंप्रेस होने वाला, एज अ स्टूडेंट मैं धन्यवाद देता हूं उनका कि जिन्होंने इस बुक को लिखा है। बहुत ही समझदारी के साथ बुक लिखा है, और किसी बुक में ये बात कहां, ठीक है?
साफ साफ बोली जा रही है बात कि मोर कन्वीनियंट, ये और कन्वीनियंट है, मतलब सब्स्टिट्यूशन में भी कन्वीनियंस थोड़ा सा कम है। जैसे ग्राफिकल में कन्वीनियंस कम था तो हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा कि भाई अगर ऐसे ऐसे करके कोई एक्स और वाई की वैल्यू कुछ 19/49 आ गई तो ग्राफिकल में दिक्कत आ जाएगी, तो सब्स्टिट्यूशन से कर लो। अब सब्स्टिट्यूशन में भी कुछ दिक्कत आ सकती है कि बार बार सब्स्टिट्यूट करोगे, भयंकर सी वैल्यू आ सकती है, y = 49 - 72/2043 खतरनाक हो जाएगा ये वैल्यू पुट करना, फिर उसके बाद वो ब्रैकेट खोलना वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये रहा आपके लिए एलिमिनेशन मेथड, और ये दिखाया गया है एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, एग्जांपल भी बहुत अच्छा है। देखिए मैंने इसमें नोट्स बनाए आपके लिए छोटे छोटे, ये सैड फेस है, ये पिटफॉल है, वाई भी लिखा है मैंने, तो इसका मतलब इसमें बहुत कुछ होने वाला है। आइए देखते हैं इस एग्जांपल में क्या है। एग्जांपल नंबर 8 में क्या है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2% इज 9:7। अब रेशियो का मतलब बताऊं मैं आपको। रेशियो तो सिंपल सी बात होती है ना, 9:7 का मतलब ये होता है, मतलब 9x और 7x है इनकम। x क्यों लगाया, क्योंकि देखो 9 और 7 इनकम नहीं है, 9 रुपए और 7 रुपए इनकम नहीं है। इसका मतलब है अगर एक की 90,000 है तो दूसरे की 70,000 है, एक की 9 लाख है तो दूसरे की 7 लाख है, एक की 9 करोड़ है तो दूसरे की 7 करोड़ है। अब मैं सीईओ के लेवल पे पहुंच गया हूं, ठीक है। तो 9:7 का मतलब है अगर किसी की 9 है तो किसी की दूसरे की 7 है। तो 9 और 7 दोनों को एक मल्टीप्लीकेशन नंबर चाहिए, एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए, तो x एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। लेकिन हाँ, 9 से भी अगर x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 से भी x ही मल्टीप्लाई होगा। रेशियो में ये होता है कि दोनों चीजें एक साथ एक ही लेवल से बढ़ेंगी। क्लियर, तो ये हो गई आपकी 9:7 में इनकम। अब एक्सपेंडिचर है रेशियो 4:3 में, 4:3 का एक्सपेंडिचर है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो 4 रुपए और वो 3 रुपए। इट इज लाइक कि अगर ये 4y तो ये 3y। मेरे दिमाग में क्वेश्चन उठा, भाई ठीक है मैंने ऊपर वाले में x लिया, नीचे वाले में y को लिया। द थिंग इज कि भाई 9 अगर सपोज करिए वो 9,000 है इनकम, तो 9 अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 9,000 7,000। जरूरी थोड़ी है कि एक्सपेंडिचर भी 4,000 और 3,000 हो, वो 400 और 300 भी तो हो सकता है। तो जिस चीज से मल्टीप्लाई हो रहा है वो अलग है, इसलिए ऊपर 9x 7x और नीचे 4y और 3y। ये बात मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गई। और उसके बाद लिखा था कि सेविंग दोनों की हो गई है 2,000। तो बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन बन गई कि भाई जितना कमाते हो उसमें से हटा दो जितना खर्च किया, तो पता चल जाएगा कि कितना बचा। सेव करते हो ना, सेविंग इज अ गुड हैबिट। हाँ, सेव करके रखो भाई। देखो सब उड़ा देना कल देखी जाएगी, मैं मानता हूं अच्छा सुंदर एटीट्यूड है, लेकिन थोड़ा बहुत सेव करके रखना चाहिए इमरजेंसी में, ठीक है, काम आता है। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, ये बात हमें पता है। और इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। तो इन्होंने अपनी इनकम में से अपनी ये माइनस कर दिया और इन्होंने अपनी इनकम में से अपना एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया और आगे 2,000। यहां तक तो बात सही है, यहां तक तो हमें पता है, क्योंकि हमें पता है कि सिचुएशन से इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, और ये हम ग्राफिकल मेथड के टाइम से करते आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन में भी हमने किया है, एक्सरसाइज 3.2 में पूरा हमने ये किया। अब एलिमिनेशन से कैसे सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर हम सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करते हैं, यहां पे एनसीईआरटी ने लिखा था कि मोर कन्वीनियंट है, जरा चेक कर लेते हैं इस बात को। ऐसे पढ़ी जाती है किताब, मोर कन्वीनियंट बोला तो क्या है, देख ले जरा क्यों बोला है भाई। जब हर बात तुम्हें पता होती है तो तुम्हारा दिमाग एक डिफरेंट लेवल पे काम करता है। तो मोर कन्वीनियंट है, तो अगर मैं यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूशन से चेक करने की कोशिश करता, सपोज मैं लिख देता x = 2,000 + 4y / 9, तो इसको डालना होता यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करके, तो थोड़ा तो मुझे लगा कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है, दे आर राइट They are right. It is more convenient. So आपने देखा यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत मेरे को आ रही है, तो कन्वीनियंस चलो लगा दिया। अब किया क्या ये देखा जाता है। अब इन्होंने एलिमिनेशन मेथड में क्या किया मैं आपको बताता हूं। एलिमिनेशन मेथड में क्या किया कि चुना पहले कि x को उड़ाना है कि y को उड़ाना है। तो उड़ाना मतलब एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए कैसे चुनते हैं, देखो अगर मुझे 9x और 7x को एक जैसा बनाना है तभी तो उड़ाएंगे ना। 9 और 9 होते तो चलो भाई माइनस करके कट के 0 हो जाता, बट 9 और 7 में से अगर कुछ कॉमन ग्राउंड में लेके आना है तो 9 को 7 को बनाने के लिए 63 एक है एलसीएम इनका। सो 9 7 करना पड़ता, ऊपर की इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ता और नीचे की इक्वेशन को 9 से।
और अगर मैं 4 और 3 को बराबर करना चाहूं तो ऊपर की इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे की इक्वेशन को 4 से। ये 4 3 12 हो जाएगा और ये 3 4 12 हो जाएगा। आसान तो ये है, 9 और 7 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा 3 और 4 से क्या है, छोटे नंबर है। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आई थी शुरू में कि भाई मल्टीप्लाई करने से कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं लगता ऐसे मल्टीप्लाई करने से इक्वेशन बदल जाएगी? नहीं, आपको याद होगा मैनी सॉल्यूशन जिसके थे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से a1 अपॉन a2 तो सेम रहेगा ना, वो 2 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, 5/3 टाइम्स हो जाएगी, इक्वेशन तो सेम रहेगी। हाँ, तो लाइन तो सेम बनेगी। इसका मतलब किसी भी इक्वेशन को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी एक कांस्टेंट से, नॉन जीरो से, जीरो से कर दोगे तो खत्म हो जाएगी बात, जीरो से कर दोगे तो इक्वेशन ही गायब हो जाएगी। नॉन जीरो से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बदलती नहीं है, वो वही रहती है। ठीक है, तो इसका मतलब बेफिक्र होकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर से, नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर वाली को कर दिया 3 से और नीचे वाली को कर दिया 4 से। अब देखिए पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखिएगा, जिसको बराबर कर रहे थे सिर्फ वो मल्टीप्लाई नहीं होगा, पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, कोई बायस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 9 3 27, 4 3 12, 2000 इंटू 3 6000, 7 4 28, 3 4 12, 2000 इंटू 4 8000। तो ये तो हो गई मल्टीप्लाई। अब यहां से एक और गेम शुरू हुआ कि -12y, अब इससे हटाया कैसे जाए, इसे कैंसिल कैसे किया जाए? इक्वल तो कर दिया हमने कोफिशिएंट्स, लेकिन समझ नहीं आ रहा। तो -12y को अगर ऐड करते हैं तो वो तो -24y हो जाएगा। अगर ये +12y होता तो भी ऐड करते तो +24y हो जाता। तो ऐड करने से तो ये गायब नहीं हो रहा है, ये तो बड़ा हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कट कटा के 0 हो जाएगा। तो एक्चुअली में जब साइन सेम होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, अपोजिट साइन ऐड। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, इसके बाद एक बार बराबर कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड तब करेंगे जब अपोजिट साइन है, अल्टीमेटली हमें एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो ऐड करेंगे जब अपोजिट साइन होगा तो ऐड करने से एलिमिनेट हो जाएगा, और अगर सेम साइन हुआ तो सब्ट्रैक्ट करने से एलिमिनेट हो जाएगा। करना तो एलिमिनेट ही है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेम साइन है तो इसको करेंगे। यहाँ पे मैंने सैड फेस इसलिए बनाया क्योंकि जब मैं ये कर रहा था मुझे थोड़ी सैडनेस फील हुई। ठीक है, दिस माइनस दिस करने का ये सही तरीका है, बट मुझे इससे ज्यादा सही तरीका लगता है इसे 27x - 12y इज इक्वल टू 6000 अपॉन 28x - 12y इज इक्वल टू 8000। ऐसे लाइन खींचिए, और सब्ट्रैक्शन करने का मतलब है नीचे वाले सबका साइन चेंज कर दीजिए। प्लस था तो इसको माइनस कर दीजिए, माइनस था तो इसको प्लस कर दीजिए, और ये प्लस है तो इसको माइनस कर दीजिए। साइन चेंज हो गया। 27x - 28x - x इज इक्वल टू -12, और ये तो 0 हो गए, खत्म। 6000 - 8000 - 2000, x इज इक्वल टू 2000, खत्म। तो बहुत ही आसानी से बिना किसी झंझट के x इक्वल टू 2000 आ गया। आप चाहे तो ये मेथड चूज कर सकते हैं, चाहे तो ये मेरा बताया हुआ मेथड चूज कर सकते हैं। जनरली लोग ये चूज करते हैं, कन्वीनियंट है, दिखता अच्छे से है, गलती होने की संभावना कम है। तो मैथ्स में जो सही रास्ता हो वो चुनिए, और जो आपको कन्वीनियंट लगे वो चुनिए। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा दिया है तो ऐसा ही करना है। एक बार x निकल आया, अच्छा हमने चला के देखी, यहां पे भी y को हटा दिया तो बचा x भी हटा सकते थे तो बचता y। घूम फिर के तो सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन बना दी ना, x इक्वल टू 2000 या जो भी आया, कर वही रहे 9th क्लास वाला काम दोबारा। x इज इक्वल टू 2000 लेके हमने किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिया। सिंपल तो मुझे यही दिख रही थी, 7x - 3y। इन्होंने किस पे किया है, 9x - 4y में कर दिया, कोई बात नहीं, y आ गया 4000। अब यहां पे एक पिटफॉल बना हुआ है। पिटफॉल ये है कि हमें एक आदत है, जैसे ही एक्स वाई निकलता है हम खुशी होते हैं, हुर्रे आंसर आ गया, x इक्वल टू 2000 y इक्वल टू 4000। ऐसा नहीं होता है। x इक्वल टू 2000 y इक्वल टू 4000 पूछा किसने था? तो जैसे ही x और y की वैल्यू निकल आए, एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। समझ रहे बात को? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना चाहिए। तो क्वेश्चन को अगर दोबारा पढ़े तो उसमें लिखा था फाइंड देयर मंथली इनकम, फाइंड देयर मंथली इनकम। उनकी मंथली इनकम क्या है, 9x और 7x।
तो 9 इंटू 2000 18,000 और 7 इंटू 2000 14,000। तो ये है आंसर। 18,000 एंड 14,000 इज देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स। ये वाई मैंने इसलिए लिखा कि वाई 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 मतलब वाई क्यों निकाला, एक्सपेंडिचर के बारे में तो पूछे नहीं था, x = 2000 के बाद ही सीधा आंसर आ सकता था, है ना। तो वाई वाई ये वाली बात अच्छी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। सो नाउ इसके बाद एलिमिनेशन के बारे में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि भाई हमने क्यों क्या कैसे करते हैं। तो लिखा हुआ है पहले मल्टीप्लाई करो दोनों को एक नॉन जीरो कांस्टेंट से, यही मैंने आपको बताया। जीरो करोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन खत्म हो जाएगी, किसी भी नंबर से करोगे इक्वेशन बदलेगी भी नहीं, और कोफिशिएंट भी इक्वल आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल न्यूमेरिकली इक्वल, वाई न्यूमेरिकली इक्वल। एक एक शब्द पे ध्यान दो दोस्त, ये ज्ञान है, ज्ञान। किसी महान आदमी ने सोच समझ के एक एक शब्द का चयन करके वहां पे हीरे की तरह सजाया है, जैसे अंगूठी में हीरा सजाते हैं। न्यूमेरिकली इक्वल दैट मींस -12y और +12y इक्वल नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। एक +12 एक -12y है, एक +12y एक -12y, न्यूमेरिकली इक्वल है। 12 तो है, तो कह रहा है साइन की चिंता मत करो वत्स, न्यूमेरिकली इक्वल कर लो। साइन अगर सेम हुए तो सबट्रैक्ट कर लेंगे, और साइन अगर ऑपोजिट हुए तो ऐड कर लेंगे। चलो उसके बाद देन ऐड और सबट्रैक्ट सो दैट वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड। तो यहां पे उन्होंने आपकी बुद्धि पे भरोसा करते हुए बोला कि भैया खुद ही समझदार हो तुम कि ऐड या सबट्रैक्ट कर लो। ऐड कब करना है, सबट्रैक्ट कब करना है, ये एबी ने तुम्हें बता दिया। ऐड करना है जब साइन हो सेम, नहीं साइन हो डिफरेंट, और सबट्रैक्ट तब करना है जब साइन हो सेम। और फिर एक इक्वेशन आ जाएगी, और फिर उसके बाद हाँ फिर से ये वाली बात आ गई, ट्रू स्टेटमेंट अगर आ गई तो याद है वो स्टेटमेंट, वो उसमें सब्स्टिट्यूशन में आता है 18 = 18। ऐसे अगर मामला फंस गया तो ये फिर से क्या हो जाएगा, मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसी सिचुएशन आ गई अगर सब कुछ कटकटा के वेरिएबल ही उड़ गया और आगे 18 = 18 या 5 = 5 या 7 = 7 या 0 = 0, मतलब वेरिएबल नहीं है और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड फिर भी इक्वल है, तो उसको बोलते हैं ट्रू स्टेटमेंट। ऐसा कुछ आ गया तो वहां पे है आपका मैनी सॉल्यूशन। और अगर कुछ फॉल्स स्टेटमेंट आ गई जैसे कि -5 = 7, ऐसी चीज आ गई तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर x और y की वैल्यू आ जाएगी और आप बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो तीनों केसेस अभी भी चल रहे हैं, यूनिक मैनी एंड नो, या यूनिक नो मैनी, जो जिस भी सीक्वेंस में आपको बोलना है। इसका तो एग्जांपल भी दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर 9। बढ़िया। तो एलिमिनेशन में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, एक वेरिएबल को न्यूमेरिकली इक्वल करना है दूसरी वेरिएबल को, और उसको करने के लिए क्या करना पड़ता है, नॉन जीरो कांस्टेंट से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और मल्टीप्लाई करने के बाद देखना होता है कि ऐड करने से उड़ेगा कि सबट्रैक्ट करने से उड़ेगा। अगर ऐड करने से उड़ेगा मतलब अपोजिट साइन है वैसे उड़ा दो, और अगर सबट्रैक्ट करने से उड़ेगा तो फिर वो जैसे मैंने आपको बताया था साइन को नीचे रख के और नीचे वाले के सारे साइन चेंज करके और कट्टम पिट्टी करके उसको उड़ा दो। उड़ाने के बाद बचेगी सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन, वो निकाल लो और उसको निकाल के जो वैल्यू है वो किसी भी बेहतरीन प्यारी सी सिंपल सी इक्वेशन में वापस डाल दो जिसमें आपकी मर्जी हो, और निकाल लो दूसरा वेरिएबल भी। अगर कभी ऐसा 18 = 18 जैसा आ जाए तो लिख दो मैनी सॉल्यूशन है ये, और अगर ऐसा कुछ आ जाए -5 = 7 फॉल्स स्टेटमेंट आ जाए तो लिख दो नो सॉल्यूशन। कूल, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद था एग्जांपल नंबर 9, और एग्जांपल नंबर 9 में दिया था यूज एलिमिनेशन मेथड, इसको सॉल्व करने के लिए बोला हुआ था। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व कर, वैसे साफ दिखाई दे रहा है A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये हमको वैसे भी पता है कि ये नो सॉल्यूशन है, लेकिन देखो इस टाइप की इक्वेशन सपोज आपने ध्यान नहीं दिया, आपने सॉल्व करना शुरू किया, आपने क्या किया 2 और 4 इसको बनाने के लिए इक्वल, जैसे ही ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाली को 1 से। ये भी बात समझदारी की बात है, जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वेशन को ऐसे नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ता है जो 1 के अलावा कुछ होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 और 4 में बस 2 को 2 से कर दो तो नीचे वाली को करने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर वाली इक्वेशन वैसे 4x हो जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि A1/A2 = B1/B2 था इसलिए ये 3 का भी 6 बन गया, और यहाँ पे 4x और 6x आ गया। जैसे आपने इसको सबट्रैक्ट करने की कोशिश की, माइनस 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 ये पूरा ही कट गया, और लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 0 और राइट हैंड साइड में आ गया 16 - 7 9। 0 = 9, ये कैसी नाइंसाफी है, 0 = 9 कैसे होता है? तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। और इसी सिचुएशन की बात की गई थी कि अगर फॉल्स आएगा
तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मतलब इन दोनों इक्वेशन में कोई लेना देना ही नहीं है। वही वाली बात, 2 एप्पल 3 बनाना 10 रुपए और 4 एप्पल 6 बनाना 20 की जगह 25, तो इसे इनकंसिस्टेंट है, नो सॉल्यूशन। क्लियर क्लियर, आगे बढ़े। एग्जाम्पल नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया आपको। एग्जाम्पल नंबर 10, ओहो स्माइली भी बना हुआ है इसमें। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। देखो ये 2 डिजिट नंबर वाले सम, एज वाले सम, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सम, फ्रैक्शन वाले सम, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, सम ऑफ द ट्रायंगल वगैरह वगैरह वगैरह, जितने तरह के सम तुम सोच सकते हो, जितने तरह के अवेलेबल हैं बुक्स में, वो सब कराए जाएंगे लाइव क्लासेस में। ठीक है, ये तो एनसीईआरटी को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हम दोनों समझ सके कि भाई सेल्फ स्टडी की जा सकती थी। इसके अलावा भी जो कुछ भी है हम सब करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड रिवर्सिंग द डिजिट का सम है 66। तो 2 डिजिट नंबर क्या होता है? फॉर एग्जांपल 76 नंबर है तो 7 हो गया 10 इंटू 7 प्लस 6 इंटू 1, तो ये 10th प्लेस डिजिट है और ये यूनिट प्लेस है या 1st प्लेस, जो भी आप बोलना चाहें। तो एक नंबर कैसा होता है कि 10th प्लेस डिजिट 10 से मल्टीप्लाई होती है और यूनिट वाली 1 से होती है, तो 1 से करने की तो जरूरत नहीं है, तो हम इसको बोलते हैं 10t प्लस u। ये एक नंबर की फॉर्मेट है। t और u क्या है? 10th प्लेस डिजिट और यूनिट प्लेस डिजिट रिस्पेक्टिवली। अगर इस नंबर को उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा 76। उल्टा करके 76 नहीं होगा, उल्टा करके 67 हो जाएगा। उल्टा करके नंबर हो जाएगा 67 और ये हो जाएगा 10u प्लस t। अब हमने यूनिट प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 10th प्लेस को यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो कोई भी नंबर 10t प्लस u और 10u प्लस t, ये इसका रिवर्स नंबर और नॉर्मल नंबर है। ठीक है, 2 डिजिट नंबर की ये इतनी फॉर्मेट है। यही यहाँ पे लिया हुआ है, इन्होंने x को लिया हुआ है 10th प्लेस डिजिट और y के लिया हुआ है यूनिट। तो नंबर हो गया 10x प्लस y और इसका उल्टा वाला नंबर हो गया 10y प्लस x और दोनों का सम है 66। मन तो बहुत कर रहा है लेकिन ठीक है, मैं यहाँ डीप में नहीं जाऊंगा, फिर भी आपको शॉर्टकट बता देता हूं कि नंबर और रिवर्स नंबर का जो सबट्रैक्शन होता है, जो डिफरेंस होता है, 10u प्लस टी माइनस 10u प्लस टी, 10t प्लस u माइनस 10u प्लस टी, ये हमेशा 9t माइनस u आता है। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर और रिवर्स नंबर के बीच का गैप होता है वो हमेशा 9 का मल्टीपल होता है, और अगर दोनों को जोड़ दो तो वो हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। ठीक है, इस नंबर को अगर एप्टीट्यूड के साथ करते हैं इस क्वेश्चन को, तो पता कैसे करते हैं? अरे बड़ा मन कर रहा है, मैं तुम्हें बता देता हूं। एप्टीट्यूड के साथ करते तो क्या करते, देखो डिटेल में मैं तुम्हें लाइव क्लास में सिखाऊंगा। नंबर और रिवर्स नंबर का सम 66 है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पहले ही पता है कि वो 11 का मल्टीपल है। t प्लस यू इज इक्वल टू 66 बाई 11 दैट इज 6, मतलब सम ऑफ डिजिट 6 है। तो सम ऑफ डिजिट 6 कैसे होता है, कैसे कैसे हो सकता है? 1 5 2 4 3 3, और तो कोई तरीका है नहीं सम ऑफ द डिजिट का 6 होने का, और डिफरेंस ऑफ द डिजिट दिया हुआ है 2, तो यही वाला केस है। तो आंसर 24 या 42 है। कितने सेकंड लगे इसको सॉल्व करने में? 5 सेकंड से भी कम, लेकिन कोई बात नहीं, इतना सारा लिखा हुआ है क्योंकि ये अभी आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल बालक की तरह कि हाँ भाई ऐसे 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 करते हैं। एप्टीट्यूड विद अभी में मिलोगे मेरे से तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एप्टीट्यूड क्या होता है, और आपको अगले साल काम भी आएगा। आपको 11th में एप्लीकेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स में तो पढ़ना वो एप्टीट्यूड विद अभी, उसका नाम है एप्टिवा, चैनल का नाम है एप्टिवा। स्पीकिंग चॉक्स में आपको मिल जाएगा, एप्टिवा में जाइए और देखिए एप्टीट्यूड विद अभी में कि कैसे करते हैं ये सब। ओके, तो यहाँ पे मजेदार बात यह है कि जब उन्होंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 निकाल लिया तो ये बात पे मेरे को बड़ी हंसी आई। यहां पे कोई भी गिर सकता है भाई, ये बहुत बड़ा पिटफॉल है। मैं आपको बोलूं कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में एज का गैप 5 साल है। वो मुझसे छोटा है कि बड़ा, ये बताओ? नहीं बता पाओगे? अरे भाई आर एजेस डिफर बाय 5। डिफर बाय 5 का मतलब है 5 साल बड़ा भी हो सकता है वो और 5 साल छोटा भी हो सकता है मुझसे। तो आप ये नहीं बता पाओगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, आप बस इतना बता पाओगे कि हमारे एज का गैप जो है, जो डिफरेंस है वो है 5 साल। समझे? तो गैप जो है वो 5 साल है। इसी तरीके से यहां पे डिजिट्स का डिफरेंस 2 है। ये नहीं बताया कि 10th प्लेस डिजिट बड़ी है कि यूनिट प्लेस डिजिट बड़ी है। जी हाँ, इसका मतलब x माइनस वाई भी 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। इसलिए मैंने 2 आंसर लिखे थे, 24 भी हो सकता है और 42 भी हो सकता है, 24 भी और 42 दोनों आंसर है, राइट? तो x माइनस वाई 2 हो सकता है और y माइनस एक्स भी 2 हो सकता है। तो x माइनस वाई से सॉल्व किया तो आंसर 42 आया और y माइनस 2 से आया तो 24 आया, तो दोनों आंसर इन्होंने लिख दिया। बहुत सुंदर क्वेश्चन 2 डिजिट का, ठीक है।
और एलिमिनेशन मेथड इसमें पता नहीं कहाँ लगा, क्यों दिया यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 कितना सिंपल है। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, पहले से ही कोफिशिएंट बराबर थे, ऑपोजिट साइन थे, खटाखट ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 4, y आ जाएगा 2, है ना मस्त। दूसरा वाला करके दिखाऊं, x प्लस वाई, अरे यार इतना मैंने क्लमसी कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, अरे x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, तो इसको कैसे लिखते हैं पता है, y माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, है ना सही, x के नीचे x लिख दो। अब देखो क्या हुआ, ये ऐड करते ही खटाक कट गया, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 2, तो नंबर बन जाएगा 24, क्योंकि ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस वाई, चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, यहाँ पे 42 यहाँ पे 24, ठीक है। तो ये हुई बात पूरी और हमने तैयारी कर ली है 3.3 करने के लिए साथ में। प्लीज 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 जब तक आपके दिल से ये आवाज नहीं आती कि मैं खुद कर सकता था या मैं खुद कर सकती थी, तब तक हम नहीं रुकेंगे और बना के रहेंगे आपको फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। ये तो बस शुरुआत है, आप देखते जाइए पूरे की पूरी 10th ग्रेड हमारे साथ। सी यू अगेन। आखिरी एक्सरसाइज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की आखिरी एक्सरसाइज 3.3 आप पहुंची है मेरे दोस्तों। आपने पूरी की पूरा चैप्टर अच्छे से एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पॉइंट बाय पॉइंट, एग्जाम्पल बाय एग्जाम्पल, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, क्या बात है, ये है आपकी असली मेहनत। ऐसे ही लगे रहिए, जिस तरीके से आपने इस चैप्टर को पूरा किया, ऐसे सारे के सारे चैप्टर स्पीकिंग चॉक्स के साथ मिलकर आप पूरे कर सकते हैं, ना सिर्फ मैथ के, जी हाँ पीसीएम तो खाली मैं ही कराऊंगा और बाकी मेरे सारे दोस्त मिलकर आपको कराएंगे चैप्टर्स, और आपकी हो जाएगी तैयारी बिल्कुल सॉलिड, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, बनना आपको वही है जो मैंने आपको बोला है, फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। जी हाँ, हम कितना ही आपको सिखा दें, हम आपको कितना ही कोच कर दें, लेकिन अल्टीमेटली लाइफ आपको खुद देखनी है, खुद फेस करनी है, तो वहां पे जो हर्डल्स आएंगी वो आपको खुद समझनी है। इसलिए जब तक आप नहीं बनेंगे फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर, तब तक हमारा ये मिशन पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम करते हैं शुरुआत इस एलिमिनेशन मेथड की लास्ट एक्सरसाइज की, जिसका आप बुक कहती है सेक्शन देख चुके हैं, नहीं देखा है तो जाके अभी देख लीजिए, बिल्कुल जी हाँ, बहुत ही मस्त सेक्शन है। पूरी बुक में जो भी कुछ लिखा है इतना सुंदर लिखा है कि मैं क्या बताऊं, मैं एनसीईआरटी का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन, आई एम अ पंखा ऑफ एनसीईआरटी, राइट, ठीक है। तो शुरू करते हैं 3.3, और उसके पहले मैं फिर एक बार बता दूं कि जब रेड लाइट जल रही होगी तो फोकस एंड लिसन केयरफुली, एंड जब ग्रीन लाइट जल रही होगी तो अंडरस्टैंड एंड राइट। ये बात अब आप अच्छे से समझ चुके हैं, क्योंकि अब आप एनसीईआरटी और स्पीकिंग चॉक्स के कॉम्बो से काफी दिनों से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3 एलिमिनेशन, और ये है हमारी आखिरी एक्सरसाइज, इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। तो 3, 2, 1 एंड फर्स्ट क्वेश्चन कम्स, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं नहीं करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मैं तो करूंगा सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से, खत्म बात। सब्स्टिट्यूशन मेथड में पिछले एक्सरसाइज में तो किया था, दोबारा क्यों करने को बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप कर लेना, मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से करके दिखाता हूँ। ना इस पे रेड लाइट पे मैं क्या करूं, रेड लाइट तो इसकी बहुत सिंपल है। एलिमिनेशन मेथड अगर मुझे देखना है तो मुझे इन इक्वेशंस को ऐसे लिख के देखना पड़ेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और ये 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो मुझे बस ये देखना है कि मुझे किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। इस x को 2 बनाने के लिए मैं इसको 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, दैट्स इट। एक तो ये स्टेप हो गया, 2x हो जाएगी, और दोनों का साइन सेम है तो मैं सबट्रैक्ट करूंगा। तो ये है रेड लाइट, जहां पे मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे को करना क्या है इसमें, ठीक है। तो मुझे पता चला ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई करना है और सबट्रैक्ट करना है। इसी तरीके से इसमें मुझे क्या नजर आया, 3x 2x 4x, इधर वाले को 2 से करेंगे तो ये 2y से 4y बन जाएगा। साइन अपोजिट है तो ऐड कर देंगे, ठीक है। ये सब मैं बुक क्या कहती है मैं पूरी तरीके से आपको समझा चुका हूं, अच्छे से बता चुका हूं, अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको जरा सा भी परेशानी फील हो रही है कि अरे ए बी
हाँ मैं अभिषेक भैया ये भी इतनी तेजी तेजी से क्यों बता रहे हो? तो मैं बोलूंगा यार एकदम आराम आराम से हमने डिस्कस किया है। और अगर आपको फिर भी अगर कोई इशू है तो कोई बात नहीं, लाइव क्लासेस, यस लाइव क्लासेस, जिसका शेड्यूल मैं फिर से आपको इसके एंड में दूंगा, जो कि मैं हर एक्सरसाइज के एंड में देता हूं आपको याद दिलाने के लिए कि कितने बजे होती है स्पीकिंग चॉक्स की लाइव क्लास। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4y और ये हो जाएगा 4y, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएंगे, साइन अपोजिट है, ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे भी कर लेंगे हम 3x 5y 9x, ये 9x है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को तो 9x बन जाएगा। यहाँ पे x/2 2y/3 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2y/3 बन जाएगा और इसके जैसा हो जाएगा, अपोजिट साइन है, ऐड करके कट जाएगा। तो बहुत आराम से ये एक्सरसाइज होने वाली है। सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा कन्वीनियंट है एलिमिनेशन। आपने जब बुक कहती है कि सेक्शन में मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ था कि भाई सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा कन्वीनियंट है, तो कन्वीनियंट है, सच में है वो। अब हम भी देखेंगे कितना कन्वीनियंट है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं सब्स्टिट्यूशन से नहीं करूंगा, मुझे बहुत ज्यादा मजा नहीं आता सब्स्टिट्यूशन में करने में। ठीक है, आप कर लेना, आपको मैंने सब्स्टिट्यूशन सिखा दिया, 3.2 पूरी की पूरी सॉल्व किया मैंने सब्स्टिट्यूशन से, तो आप कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। होना चला कि आपके ऊपर डाल दिया ठीक है, एलिमिनेशन से मैं करके दिखा देता हूँ क्योंकि वो आपके लिए नया है। शुरू करें, ग्रीन लाइट जल चुकी है, पेन निकाल लीजिए और मैंने भी पेन निकाल लिया है। एक्सरसाइज शुरू, x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। तो ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 1 और 2। मुझे साफ नजर आ रहा है कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो 2x हो जाएगी और वो नीचे वाली इक्वेशन की 2x के बराबर हो जाएगी, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाता है मुझे कभी कभी, ये 1, ये हो गया आपका 2x + 2y = 10। अब एक के नीचे एक है ये, और ये दोनों बराबर हैं लेकिन साइन सेम है, तो माइनस माइनस एंड माइनस। मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमेरिकली इक्वल हो जाते हैं दो वेरिएबल तो कटने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन अगर सेम साइन है तो आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अगर ऑपोजिट साइन है तो ऐड करने से वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेम साइन नजर आ रहा है तो मुझे सबट्रैक्ट करना है, और सबट्रैक्ट करते वक्त हम क्या करते हैं, हम नीचे वाली इक्वेशन में साइन चेंज कर देते हैं, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस। तो ये +2x - 2x कैंसिल आउट हो गया, -3y - 2y -5y हो गया, और 4 - 10 -6 हो गया। बाप रे बाप, y = 6/5। क्या बात है, खतरनाक वैल्यूज आ रही हैं। तो y = 6/5। अब इसको पुट करेंगे हम किसी इक्वेशन में, हम किस में पुट करें, हम सबसे सिंपल इक्वेशन में करेंगे, हम x + y = 5 में करेंगे। तो x + y = 5 में करेंगे, x = 5 - 6/5 जो कि होता है 25 - 6 19/5। क्या बात है, हमारा आंसर तो बड़ा ही विचित्र आया है, 19/5 और 6/5। ठीक है, सो 19/5 आ गया है x और 6/5 आ गया y। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, चेक करना है। अच्छा, चेक कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है, चेक करने का मन कर गया आपका। मेरा करा है वैसे तो x + y 19/5 + 6/5 = 5 होता है कि नहीं होता, चेक कर लेते हैं। ये हो गया 19 और 6 25/5 = 5 = 5। बिल्कुल ठीक है जी, दोनों आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर आपको जरा सा भी शक आ जाए, शक अच्छी चीज नहीं होती है, शक आते ही उस शक को करना चाहिए हमें दूर, और उसको करने का एक ही तरीका है कि हम उसको वेरीफाई कर लें। एनसीईआरटी भी कई जगहों पे वेरीफाई करके दिखाती है, आपको वेरीफाई कर लेना चाहिए। एग्जाम में तो जरा वेरीफाई कर लेने से देखो, लेकिन टाइम मत बर्बाद करना कि सारे क्वेश्चन को वेरीफाई कर रहे हो। जहां पे भी डाउट आ रहा है वहां तो वेरीफाई करो, और अगर बाद में टाइम बच जाए तो सबको वेरीफाई कर लो। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x, हैंडराइटिंग खराब, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगी हमारी 4x - 4y = 4। ऊपर वाली हो जाएगी 3x + 4y = 10। ये वैसे कट गया। देखिए अब यहाँ पे साइन अपोजिट था, जैसे आपने न्यूमेरिकली इक्वल किया y को, तो साइन अपोजिट करने की वजह से सिर्फ ऐड करने से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। तो ये आ गया आपका 7x = 14,
x इज इक्वल टू 2। मैं इसको किस में डालूँ, किसी में भी डाल देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। 2 2 ज़ा 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2y इज इक्वल टू 2, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई है, x की वैल्यू 2 आ गई है। इसमें मैं डाल देता हूँ 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 10। कोई दिक्कत नहीं है बॉस, 1 सेकंड में वेरीफाई हो गया और हमें पता भी चल गया कि जो हमने किया है वो सही किया है। तो वेरीफाई करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कोई वार्म अप करा रहा है हमें और बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू एनसीईआरटी। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 लिख देता हूँ मैं इसको, और दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। देखिए मैंने 2y को इधर लेके चला गया और ऐसे सिंपल सिंपल कर दिया मैंने। ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 3 3 9x माइनस 5 3 15y इज इक्वल टू 4 3 12। तो आप देख रहे हैं मैं मल्टीप्लाई करता जा रहा हूँ तो मैं बोलता जा रहा हूँ साथ साथ में। अब आप नहीं बोलेंगे तो क्या हो सकता है, देखिए ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 9x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। पता चला 3x को तो मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी को करना ही भूल गए। या फिर 9x 15y 4 को करना भूल गए, 9x 15y 12 माइनस लगाना भूल गए। तो कुछ छोड़ना ही नहीं है। अरे भाई जब आपकी टेस्टिंग हो रही है, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो उस वक्त आप बिल्कुल अपने बेस्ट हो तो बेस्ट सेंसेस में होने चाहिए, है ना। टेक रेस्ट बिफोर टेस्ट। आराम से नींद पूरी करके जाइए। ये नहीं कि रात को 11-12 बजे तक पढ़ रहे थे, सुबह 3 बजे से उठ के पढ़ रहे थे। अरे भाई पढ़ने के लिए पूरा साल पढ़ा है, आपको एग्जाम के पहली रात ही मिलती है क्या पढ़ने के लिए? ऐसा नहीं करना है। टेक रेस्ट बिफोर टेस्ट फॉर योर बेस्ट। ठीक है, ये तो पोएम बन गई। तो आप आराम से पढ़ के रखिए पहले से, और आराम से शांति से नींद वींद पूरी करके अगले दिन जाइए, ताकि कोई गलती होने के चांस ना रहे। आपकी आईज खुली हो, आपका दिमाग बिल्कुल तेज चीते की तरह चल रहा हो। 3 3 9 माइनस 5 into 3 माइनस 15 and 4 3 12। शाहरुख खान घुस गया मेरे अंदर। सेम साइन है तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 2y प्लस 15y प्लस 13y इज इक्वल टू 7 माइनस 12। कुछ अजीबो गरीब आंसर आ रहे हैं। माइनस 5 y इज इक्वल टू माइनस 5/13। बाप रे बाप, ऐसी ऐसी वैल्यूज आ रही है, डरा देती है मेरे को। ओके, दूसरे कलर ले लेता हूँ। y इज इक्वल टू माइनस 5/13। तो किसमें डालूं, किसमें डालूं, किसमें डालूं, किसमें डालूं? इसमें डाल देता हूँ। 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो ये रहेगा 3x माइनस 25/13 इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 25/13। 13 4 कितना होता है? 13 4 26, 26 का डबल 52, 52 52 और 62 72 70। क्या यार, ये कितने खतरनाक आंसर आ रहे हैं। कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी? फिर मैं देख लेता हूँ। 3x माइनस 5 y की वैल्यू क्या आई है? माइनस 5/13, माइनस 5/13। तो ये हो गया माइनस, ओ हो करिए, लगता है मैंने यहाँ पे गलती। -5 इंटू माइनस 5/13 करना था। ये प्लस है मेरे भाई, ये प्लस है। देखा, मिल गई। अगर ऐसे कभी गलती मिल जाए तो और मजा आ जाता है। -5 इंटू माइनस 5/13 प्लस, कितना अच्छा लग रहा है मुझे। ये उधर जाके हो जाएगा माइनस 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 25/13। तो ये हो गया आपका 13 4 कितना आया था? 52 माइनस 25 अपॉन 13। x इज इक्वल टू 3 भी नीचे ले जाता हूँ, तो ये आ गया आपका 52। 50 होता तो 25 होता 27/13 इंटू 3 9। तो ये आ गया आपका 9/13। क्या बात है, 9/13 आ गया है आपका, और एक आ गया है -5/13। 9/13 और -5/13। ओ बाप रे बाप। x इक्वल टू 9/13 और y इक्वल टू -5/13।
13। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? इस क्वेश्चन में करना है x बाय 2। सो ये है आपका x बाय 2। अभी भी मेरा पेन वही है ब्लिंकर वाला। ये हो गया आपका x बाय 2 प्लस 2y बाय 3 इज इक्वल टू -1, और नीचे में है x माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा 2x 2y और ये बन जाएगा 6। क्या बदतमीजी है। दोनों अपोजिट हो रहे हैं तो सीधे ही कट रहे हैं। x बाय 2 2y बाय 3 2y बाय 3 है ना, अपोजिट है ना? हाँ अपोजिट ही है, अपोजिट है। तो ये हो गया x बाय 2 और 2x आधा है और 2 है तो 2.5 हो गया ना। 5x बाय 2 इज इक्वल टू -6, ये हो गया 5। तो x हो गया 2 इंटू 5 बाय 5 एंड दैट इज 2। वेरी गुड, बड़ा प्यारा आंसर है। x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2 को हम वैल्यू कहाँ डालेंगे? हम किस में डालें, किस में डालें, किस में डालें? यहाँ डाल देते हैं। तो 2 माइनस y बाय 3 इज इक्वल टू 3, तो विच इम्प्लाइज y बाय 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू -3। तो y आ गया -3 और x आ गया आपका 2। x आ गया 2, y आ गया -3। जरा देखें जरा, x आ गया 2, 2 बाय 2 प्लस y है -3 तो ये रहेगा -6 बाय 3 इज इक्वल टू -1। आता कि नहीं आता देखें जरा। ये तो क्या 1 माइनस -2 इज इक्वल टू -1। यस, वेरीफाई कर लिया। जरा सी टेंशन हुई नहीं कि वेरिफिकेशन शुरू हुआ नहीं। ठीक है, स्टूडेंट ऐसे बिहेव करते हैं भाई। मैं भी स्टूडेंट हूं तुम्हारी तरह, तुम भी स्टूडेंट हो, हम दोनों हैं दोस्त और हम मिलके कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन को खत्म। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। वाह भाई वाह, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई हैं और जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने वर्ड प्रॉब्लम्स की थी वैसे मैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है, तो इसमें x अपॉन y आएगा। जो भी कंडीशन होगी उसको हम अप्लाई कर लेंगे, न्यूमरेटर में 1 जोड़ देंगे। जैसे लिखा हुआ है इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 फ्रैक्शन विल बिकम रिड्यूस टू 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इट बिकम्स हाफ इफ यू ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो तो हाफ हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, ये आराम से हम कर लेंगे। अगला है 5 years ago। एज वाले क्वेश्चन में हमने किए हैं सब्स्टिट्यूशन 3.2 एक्सरसाइज में, है ना? नहीं देखी तो भाई लाइन से देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये मैं आपको बताऊं, अगर हर एक्सरसाइज में हर कॉन्सेप्ट को हर बार 0 से शुरू किया जाएगा तो बोरिंग हो जाएगा उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो लगातार लाइन से पढ़ रहे हैं। अगर आपको हल्का सा भी ये लग रहा है कि ए बी पूरी बात बताओ ना, तो मैं आपको बोलूंगा पूरा वीडियो देखो ना। हाँ, पूरा लाइन से वीडियो देखो ना, पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक क्वेश्चन, एक एक सॉल्व अनसॉल्व चीज, एक एक चीज आपके सामने डिस्कस कर दी गई है। आप बस 10th ग्रेड एनसीईआरटी निकालिए स्पीकिंग चॉक्स में और पहली बार शुरू की पहले वीडियो से लेकर आखिरी वीडियो तक देख जाइए। हाँ, सबसे पहले पॉडकास्ट सुनेगा, उसका पूरी की पूरी वीडियो देख जाइए, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, बट अगर हर बार रिपीट करना पड़ गया तो वीडियो बोरिंग और लंबे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं 5 years ago। अब 5 years ago ये इस टाइप के क्वेश्चन है। नूरी है was thrice as old as सोनू, तो जैसे नूरी के प्रेजेंट एज को x ले लेंगे और सोनू के प्रेजेंट एज को y ले लेंगे। 5 years ago का मतलब होता है x माइनस 5 और y माइनस 5, और ऐसे कंडीशन लगा देंगे। नूरी वॉज थ्राइस तो नूरी वॉज थ्राइस एंड वगैरह वगैरह, 2 इक्वेशन बन जाएंगे और हम उसे सॉल्व कर लेंगे। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। 10t प्लस u, ये होता है एक 2 डिजिट नंबर। जैसे कि t की डिजिट ले लो, जैसे 53 एक नंबर है तो 10 इंटू 5 प्लस 3 ऐसा होता है, और इसको उल्टा करो 35 तो ये होता है 10u प्लस t। तो ये है 2 डिजिट नंबर। हम सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, तो t प्लस u 9, एंड ऑल्सो द 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर
is twice the number obtained by reversing the digit. 9 times this number is twice the number. Yes. Find the number. तो ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे आराम से. मीना वेंट टू अ बैंक एंड विड्रॉ 2000. हाँ, ये एक नया फॉर्मेट है, तो इसमें बात करेंगे ना हम दोनों. यस, ये नया फॉर्मेट है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में नहीं था. तो अब इसको देख लेते हैं. इसमें क्या है? मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी. ठीक है, मीना गई 2000 रुपए निकालने एंड शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली. उसको किसी को देना था भाई 50 रुपए या 100 रुपए के डिनोमिनेशंस में ही नोट देना था. तो मीना ने बोला भाई 50 और 100 के नोट दे दो मुझे. मीना गॉट 25 नोट, 25 नोट्स मिले उसको. ठीक है, हाउ मेनी नोट्स ऑफ 150? तो 50 और 100 के कितने नोट्स मिले ये बताना है हमें. अब होता क्या है कि नोट अगर एक हो 50 का तो उसकी वैल्यू 50 रुपए होगी. टोटल वैल्यू ध्यान रखिएगा, 50 रुपए का एक नोट 50 रुपए वैल्यू, 50 रुपए के 2 नोट 50 इंटू 2 100 वैल्यू, 50 रुपए के 10 नोट 50 इंटू 10 500 वैल्यू. ठीक है, तो वैल्यू एक अलग चीज है और नंबर ऑफ नोट्स अलग चीज है. तो 50 रुपए के लेट से एक्स नोट लिए और 100 रुपीज के लेट से वाई नोट लिए. तो जब वैल्यू निकालेंगे तो 50 के नोट की वैल्यू होगी 50x और इसकी होगी 100y. तो टोटल नोट इतने हैं और वैल्यू इतनी है. ठीक है, क्लियर हो गया. तो ये हुई आपके नोट और नोटों की वैल्यू. और अब आप इस क्वेश्चन को आराम से देख सकते हैं कि ये बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा. और ये आ गया आपका लाइब्रेरी का क्वेश्चन. ये भी काफी हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है किससे? टैक्सी फेयर वाले क्वेश्चन से जो सब्स्टिट्यूशन मेथड की एक्सरसाइज में हमने किया था. टैक्सी फेयर में एक फिक्स चार्ज था और फिर पर किलोमीटर था. यहां पे देखिए क्या है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज. तो एक लाइब्रेरी है जो किताबें देती है किराए पे एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे. तो एक फिक्स चार्ज लेती है और हर डे का एडिशनल चार्ज लेती है. 27 रुपए दिए सरिता ने फॉर अ बुक कीपिंग इट फॉर 7 डेज. तो 7 दिन रखा तो फिक्स चार्ज दिया होगा और रोज के हिसाब से 7y दिया होगा और ये बन गया आपका 27 रुपए. और जब 21 रुपए दिए उसने व्हेन शी केप्ट फॉर 5 डेज तो फिक्स चार्ज दिया होगा और 5 दिन का किराया 5y दिया होगा और टोटल कितना है 21. इसको हम सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है और ग्रीन लाइट जल चुकी है. और निकाल लीजिए कॉपी पेन. बहुत हो गया, आपने बहुत देर आराम कर लिया. अब आप करना शुरू करिए मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व. क्या हुआ? अरे निकालो. हाँ, अभी करना है इसको, एक्सरसाइज को खत्म. थकना वकना कोई नहीं है. ठीक है, ओके, बस ये लास्ट है. इसके बाद हम सब खत्म हो जाएगा. लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एनसीईआरटी की तरफ से हम हो जाएंगे बिल्कुल निश्चिंत. काफी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है ये. इसके बाद हम लाइव क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि इसमें से आने वाला कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हम सॉल्व आराम से कर पाए. ठीक है, सो इफ यू ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y. इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर में हम जोड़ेंगे 1 एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर से निकालेंगे 1 तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1 तो फ्रैक्शन 1 बन जाएगा. इसको अगर मैं देखूं तो इस इक्वेशन को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं. ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 या फिर x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. अब दूसरी चीज क्या दी हुई है देख लेते हैं. दूसरी चीज दी हुई है it becomes half if we only add 1 to the denominator. So x को ऐसे कैसे छोड़ दिया और इसमें आपने 1 जोड़ दिया तो ये बन जाता है हाफ. So 2x is equal to y plus 1 या फिर 2x minus y is equal to 1. ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन. ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते हैं. यहाँ मुझे बड़ी जोर से मन किया सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने का, पता है, क्योंकि x is equal to y minus 2 यहाँ डालूंगा तो जल्दी से हो जाएगा. लेकिन ठीक है, अब हम ये गलत है, गलत बात है. ये हो गया. इसके नीचे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2 नहीं लिखूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं पूरी इक्वेशन को. इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4. 2x माइनस 2y. अरे बाप रे बाप, क्या हो गया मुझे? मैं भी कितना बड़ा, मतलब सॉरी क्या कर रहा हूं मैं.
ये इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो एलिमिनेशन में देखो एक ये नई चीज समझ में आई मेरे को कि जरूरी थोड़ी है कि मल्टीप्लाई करना ही पड़े। -y दिया तो हुआ है, कोफिशिएंट न्यूमेरिकली तो उसके कोफिशिएंट सेम है, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस को कि सेम साइन है तो सेपरेट करना पड़ेगा। ये कैंसिल आउट हो गया, 2x माइनस x आ गया और 1 + 2 हो गया 3। ठीक है, और अब इस x को 3 को यहां डाल देता हूं मैं, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, सो y इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा और 5, x इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5, सो फ्रैक्शन इज x बाय y जो कि हो गया 3/5। ठीक है, अगर हम 3/5 में अगर हम 1 ऐड कर देते तो रहेगा 4/4, दैट इज 1, करेक्ट। और अगर इसमें से हम 1 ऐड कर दें तो 3/6, दैट इज हाफ, बिल्कुल करेक्ट। वेरीफाई भी हो रहा है, तो अच्छे समय ये बात समझ में आ गई है कि ये है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा क्लमजी लिखा है अगर मैंने, तो उसके लिए वेरी 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 सॉरी। और आप इसको ठीक से सीक्वेंस में लिखेंगे। मेरा काम है आपको उत्तेजना से भर देना कि भाई ये तो कितना आसान था, ये तो मैं खुद कर सकता था या मैं खुद कर सकती थी। ये फीलिंग आपके अंदर आ गई, मेरा काम हो गया खत्म। ठीक है, मेरा काम हो गया खत्म। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई कि ये मैं खुद कर सकता था या मैं खुद कर सकती थी, राइट। अगला क्वेश्चन, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. So let present age of Nuri is equal to x years and present age of Sonu be y years. ठीक है, तो 5 years ago, जैसे 5 years ago बोला तो x minus 5 and y minus 5. Nuri was thrice. तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x minus 5 is equal to 3y minus 15 and x minus 3y is equal to -10. तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद 10 year hence, 10 year later, तो 10 year later मतलब x प्लस, इसको मैं डिफरेंट कलर से करूं, हाँ ये हो गया आपका 10 years later मतलब x plus 10 और y plus 10. Nuri will be twice, तो Nuri will be twice. So x plus 10 is equal to 2y plus 20 and जो कि होता है x minus 2y is equal to 20 minus 10 is 10. तो ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। यहां पे भी देखिए कितना मजा आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन में x है तो इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं, x minus 3y is equal to -10 और ये हो गया माइनस प्लस प्लस, सेम साइन थे इसलिए मैंने इसको नेगेटिव करने के लिए, सबट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाले साइन चेंज किए। -2y + 3y इज y इज इक्वल टू 20। y कौन है भाई? सोनू 20 साल का है भाई, सोनू 20 साल का है, बालिग है भाई, बालिग, और 20 साल का है। और उसके बाद क्या करना है हमें? x - 3y, सो x - 3 × 20 60 इज इक्वल टू -60, -10 क्या कर रहा है अभिषेक? आराम से -10 और हो गया x इज इक्वल टू प्लस ये हो गया 50। नूरी तो काफी एजेड है, मतलब एजेड इन द सेंस 50 ईयर ओल्ड है, सॉरी। एज इज अ नंबर, यस, हेल्दी रहिए, 50 इयर्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं 50 इयर्स, लेट द प्रेजेंट एज। 5 साल पहले ये नूरी थी 45 की और ये था 15 का, 15 या 45, हाँ 3 टाइम्स थी ना। और 10 साल बाद नूरी हो रहेगी 60 की और वो रहेगा 30 का, और ट्वाइस है, बिल्कुल ट्वाइस है। क्या बात है, फिट टम फिट, बिल्कुल फिट। तो इस तरह फील करते हुए करते रहिए और चलते रहिए। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फीलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे निकल के बाहर आते हैं तो आप बोलते हैं कि मम्मी भूख लगी है भाई, खाना दो। मैथ्स कर लिया मैंने, क्योंकि अब ये जिस तरीके से क्वेश्चन किया है आपने, ये आपके साथ रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। बड़बड़ाता हुआ कोई टीचर आपको खटखट करके सारे आंसर बता दे उससे काम नहीं चलेगा, आप खुद करेंगे तब होगा। और स्पीकिंग चॉक्स आपको बना रहा है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। तो मज़ा तो इसी बात का है कि हमसे, हमारे साथ डिस्कस करने के बाद आप खुद कर पाएं, और मुझे पता है कि आप खुद कर पा रहे हैं, ये मेरे को आपके फीडबैक से पता चल जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. तो अब लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी लेट्स से y and let the unit place digit be x. So number is equal to 10y plus x and reverse number is equal to 10x plus y. अब इतना लिखने के बाद हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे. उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9. So x plus y is equal to 9. Also 9 times this number, 9 times 10y plus x is equal to 9 times this number is twice the number obtained by reversing, is twice 10x plus y. इसको खोलना पड़ेगा. 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y. ठीक है. सो ये हो जाएगा आपका 90y minus 20x. नहीं उल्टा करता हूं मैं. हाँ नहीं उधर कर देता हूं ना ताकि पॉजिटिव आए. x 20x minus 9x plus 2y minus 90y. ये आएगा आपका 11x minus 88y is equal to 0. स्लो हो गई ना स्पीड. बड़े बड़े नंबर देख के ना स्टूडेंट्स की स्पीड स्लो हो जाती है. मतलब कुछ होते हैं गॉड गिफ्टेड जिनकी नहीं होती, भाई हमारी तो हो जाती है. तो अरे मैं आपकी तरह हूँ ना दोस्त, मैं बोल रहा हूँ ना, हम लोग साथ में बिल्कुल वैसे ही फील करेंगे जैसे मैं. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो करे जा रहा है इसने तो क्वेश्चन को एकदम ऐसे देख के 25 बार करके और एकदम से गड़गड़ करके. ये कॉन्फिडेंस है ना आवाज का, ये आना चाहिए सिखाने के लिए, किसी और को एनकरेज करने के लिए, ये दिखाने के लिए नहीं कि मुझे कितना आता है. वी आर नॉट हेयर टू शो आवर स्किल्स, वी आर हेयर टू इंप्रूव योर स्किल्स. ये बात ध्यान रखिएगा. ठीक है. हमें क्या आता है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है. वी आर नॉट हेयर टू शो आवर स्किल्स, वी आर हेयर टू इंप्रूव योर स्किल्स. सो वी आर एनकरेजिंग यू. सी दैट फीलिंग, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग. 11x minus 88y. मुझे फिर लग रहा है मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया. एक बार चेक कर लेता हूं. 90y 9x 20x 2y 20 में से x उधर गया 11x माइनस. तो इसमें से 11 मैं निकाल देता हूँ, 11 कॉमन ले लेता हूँ. 11 तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 और ये x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. ये बन गई आपकी इक्वेशन. तो ऐसा आप छोटा भी कर सकते हैं. ठीक है. कोई कॉमन नंबर निकाल के आप खत्म भी कर सकते हैं. अभी तो उधर 0 था इसलिए कट गया आराम से. नहीं होता तो कुछ वहाँ पे बड़ा नंबर होता जिससे वो अलग अलग छोटा हो जाता. नाउ ये हो गया आपका एक इक्वेशन हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई ये. तो अब ये सॉल्व कर लेते हैं. कलर मैंने कुछ अलग सा ही ले लिया, एक अलग कलर लेता हूँ मैं. तो ये हो गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और x माइनस 8y इज इक्वल टू 0. माइनस प्लस माइनस कट गया. ये हो गया आपका 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू -1 दैट इज 8. तो नंबर हो गया. नंबर क्या था हमारा? नंबर था 10y प्लस, तो इसके हिसाब से हो गया 10 इंटू 1 18. नंबर हो गया हमारा 18. जरा देखें. सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर 9 है, वो तो 9 है. ऑल्सो 9 टाइम्स अ नंबर. 9 टाइम्स अ नंबर मतलब 18 9 जा 180 से 18 कम 162 इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय. तो 81 का ट्वाइस 162. राइट. ये बात मैच कर जाए तो बस मजा आ जाता है कि भाई आंसर भी ठीक आ गया है. ठीक है. तो नंबर है 18 और हमने इसको कर लिया है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी नोट. ठीक है. सो 2000 रुपी नोट लेने गई और मैंने आपको बताया था लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स बी x एंड लेट द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी y. सो टोटल नंबर ऑफ नोट है x प्लस वाई. कितने दिए रखे हैं? टोटल नंबर ऑफ नोट कितने हैं? टोटल 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 25 नोट मिले हैं. तो नोट तो है 25 और वैल्यू कितनी है? 50 वाले नोट x हैं तो 50x वैल्यू हुई और 100 वाले y हैं तो 100y वैल्यू हुई और टोटल वैल्यू कितनी हुई? 2000.
तो कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है ना ऊपर वाली इक्वेशन को 50 से मल्टीप्लाई कर दो और ये 50-50x आ जाएगा। लग रहा है ना, लग रहा है ना, लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो एकदम झपाक से कूदने की जरूरत नहीं है कि हाँ चलो ये वाला कर देते हैं हम। आप जरा ध्यान से देखो नीचे, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको करके दिखाया, यहाँ पे मैंने 11 कॉमन लिया था और देखो एक गायब हो गया था 11, और कितनी छोटी हो गई थी इक्वेशन, नहीं तो 11x - 88y थी और फिर x - 8y, कितनी शालीन, सुंदर, प्यारी छोटी इक्वेशन बन गई। यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है अगर हम 50 कॉमन ले ले तो x + 2y = 50 × 40, ठीक है, तो x + 2y = 40, 50-50 कैंसिल आउट, है ना। तो ये छोटी हो जाती है इक्वेशन, तो एकदम जल्दीबाजी में मत रहिए। इसके नीचे मैं लिखूंगा x + y = 25, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 2y - y is y एंड 40 - 25 is 15, तो y तो हो गया 15, y हो गया 15, तो अगर ये 15 है और टोटल नोट 25 हैं तो x हो गया 25 - 15 दैट इज 10। तो इसको जरा देख लेते हैं कि 10 नोट हैं 50 वाले तो 500 रुपये, और 15 नोट हैं 100 वाले तो 1500 रुपये। 1500 रुपये और 500 रुपये होते हैं, हाँ तो ठीक है। 50 रुपीज़ के नोट हैं 10 और 100 रुपीज़ के नोट हैं 15। वेरीफाइड आंसर है ये, गड़बड़ कैसे होगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम चल रहे हैं, धड़ाधड़ हमारी ट्रेन चल रही है, कहीं रुक नहीं रही है, बिल्कुल किसी स्टेशन पे नहीं रुक रही है, हर स्टेशन को ऐसे पार करती जा रही है। और हम पहुंच गए हैं इस चैप्टर के एनसीईआरटी के लास्ट क्वेश्चन में, टांग टांग लास्ट क्वेश्चन में। इसके बाद ये हो जाएगा चैप्टर एनसीईआरटी की तरफ से हमारा खत्म, और लाइव क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा इसके अलावा भी जो कुछ भी लीनियर इक्वेशन में सीखने लायक है, किसी और कोर्स में पहले था नहीं था, ये वो आपके कमेंट्स और आपके क्वेरीज के हिसाब से हम क्लास को मोल्ड करेंगे और सब कुछ सिखाएंगे। वैसे सब कुछ सिखा दिया लीनियर इक्वेशन का, बुक कहती है कि सेक्शन में, और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके सब कुछ सिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर देयर आफ्टर, ठीक है। ओ रेड लाइट पे लगता है मैंने इसमें कुछ गड़बड़ किया है, बिकॉज लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। अरे बाबा रे बाबा, जल्दी में लगता है हमने फिक्स चार्ज को मान लिया फिक्स चार्ज प्लस एवरीडे चार्ज, एक्स प्लस लिख दिया था ना वहां पे, तो यहाँ पे फिक्स चार्ज प्लस एवरीडे चार्ज है, फर्स्ट 3 days के लिए फिक्स चार्ज है और उसके बाद एडिशनल चार्ज शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके हमने डेज लिए, तो इसके लिए लगेगा x और यहां से शुरू होगा आपका पर डे का चार्ज। तो एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, सरिता पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 days। तो अरे वाह 7 days ही बनाया मैंने भी, तो सरिता ने 27 दिया है 7 days के लिए, तो ये x है और ये पर डे चार्ज y है। तो मैं लिखूंगा, मैं लिखता हूं लेट फिक्स चार्जेस is equal to x and everyday charges y rupees। so 7 days का मतलब हुआ यहाँ पे x लगेगा और इस पे 4y लगेगा, so x plus 4y is equal to 27। क्षमा याचना, मैंने रेड लाइट पे इसको ध्यान से नहीं पढ़ा, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। देखो रेड लाइट पे था ना ये, मैंने कुछ ये टड़ांग 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 टड़ांग, ये हो गया x plus 4 y is equal to 27, और ये हो गया x plus 7 में से 3 दिन है ना, 7 में से 3 का 4, 5 में से 3 का 2, 2y 21, ठीक है। क्योंकि हमने ध्यान से नहीं पढ़ा, और अगर ऐसा एग्जाम में हो जाता तो ये नहीं करना है। एग्जाम में आए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और फिर ही सॉल्व करना है। जैसे कि हमने अब सॉल्व करते वक्त ध्यान से किया, हमने जल्दबाजी में लाइब्रेरी और फिक्स चार्ज देखते ये
मान लिया कि ये तो देखो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने सब्स्टिट्यूशन में किया था और हमने ध्यान नहीं दिया और दुर्घटना हो गई, कोई बात नहीं। वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे है x + 4y = 27, और फिर उसके बाद है पेड 21 रुपीज़ 5 दिन के लिए रखा। तो पहले 3 दिन के लिए x और बचे हुए 2 दिन के लिए किराया दिया होगा, और ये 21 रुपीज़ हो गया। माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2y = 27 में से 21 गया, ये बचा 6, y आ गया 3 रुपये, और x + 4 × 3 = 12 = 27, so x = 27 - 12, 15 रुपये। तो पहले 3 दिन का किराया है 15 रुपये और फिर रोज का किराया है 3। ऐसा क्यों किया इसने? ये लाइब्रेरी कह रही है भैया अब अगर आप बुक लेके जा रहे हैं तो अगले दिन वापस क्यों करोगे? पॉइंट है भाई, अगले दिन वापस क्यों करोगे? 3 दिन के लिए तो लेके जाओगे, कम से कम बुक को पढ़ोगे, आराम से समझोगे, और उसके बाद फिर जितने दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उसमें 3 दिन लगेंगे। लेकिन देखो मैंने एक बात जो बोली थी आपसे ऑटो वाली बात में कि भाई पहला जो फिक्स किराया वो ज्यादा होता है, वहां पे आया था 5 रुपए फिक्स और 10 रुपए पर किलोमीटर। यहाँ पे देखिए पर डे का तो 5 रुपए यहाँ पड़ ही रहा है ना, 3 दिन का 15 रुपए, और बाद में 3 रुपए ले रहे हैं हर दिन का, तो ये फिक्स किराया ज्यादा होता है। मैं आपको बोल रहा था फिक्स किराया हमेशा ज्यादा होता है। खैर कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई एनसीईआरटी से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ अपने आप से है। अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है, किसी कोच, किसी मैथमेटिक्स, किसी टीचर के भरोसे नहीं रहना है, उनसे गाइडेंस लेनी है और खुद बनना है फ्यूचरिस्टिक इंडिपेंडेंट लर्नर। और उसके लिए आपको ज्वाइन करना है स्पीकिंग चॉक्स की ऑनलाइन क्लासेस। ये रहा टाइम टेबल, मैं आपको मिलूंगा हर शाम 6:30 से 8 PM और पढ़ाऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ऐप डाउनलोड करिए और खुश रहिए, ठीक है? मिलते हैं जल्दी से।